झारखंड की राजनीति सड़क से लेकर सदन तक गर्म नजर आ रही है। एक तरफ जहां विपक्ष सदन के भीतर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य की जनता सड़क पर उतरकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। इन दिनों झारखंड में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, कहीं न कहीं लोगों की स्थिति सड़कों पर देखी जा रही है। आए दिन जिस तरह से चाहे राजधानी रांची की बात करें या झारखंड के विभिन्न हिस्सों में हो रहे घटनाओं को लेकर राज्य की जनता काफी गर्म नजर आ रही है। जिस तरह से कल राजधानी रांची में अनिल टैगर की हत्या हो जाती है और उसके बाद तमाम विपक्ष सड़क पर उतरकर सरकार से सवाल कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से बिगड़ा है। एक तरफ जहां प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मुलाजिम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इस वक्त हमारे साथ जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीपीआई के कार्यालय से है और जो हमारे बगल में बैठे हैं सीपीआई के नेता अजय कुमार सिंह, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अजय जी, जिस तरह से लगातार हत्याएं झारखंड के विभिन्न इलाकों से देखने और सुनने को मिलती है, फिलहाल कह सकते हैं कि राजधानी रांची में कल अनिल टैगर जो बीजेपी के नेता पूर्व जिला परिषद के हत्या हुए, उसके बाद तमाम विपक्ष के नेता सड़क पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ सदन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और झारखंड में राजधानी में इस तरह की घटनाएं अगर घटती है, कई बार हम लोग कई बार सचेत कर चुके हैं झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था को, कई बार आगाह भी किया कि आप चुस्त दुरुस्त रहें, अपराधियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। लेकिन मैंने जो कल की घटना के बारे में देखा या सुना, जो भी जानकारी मिल रही है, तो पहली बार हुआ झारखंड के इतिहास में कि गोली लगने के बाद 15 मिनट के अंदर अपराधी गिरफ्तार हो जाते हैं। और जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ करी क्या कारण है कि किसके कारण हत्या की गई है उसकी, और उसको जो विपक्ष के नेतागण हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आजसू के लोग हैं, ये उन पर राजनीतिक गोटी सेकने का काम शुरू कर दिया। आप कहते कि पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करती है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती, तब उसके बाद एक अल्टीमेटम देते। आपने 24 घंटे का भी समय उनको नहीं दिया। जब अपराधी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है तो आपको समय देना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था को समय देना चाहिए था। बंद कॉल करते आप, अगर उनकी गिरफ्तारी या पुलिस क्या बोलते कार्रवाई में ढील देती तब तो। लेकिन पुलिस चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। उन्होंने जिस हिसाब से गिरफ्तार किया, आगे का खुलासा कर रहे, 2 अपराधी में एक गिरफ्तार, एक भाग चुका है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए बोले उन्होंने कि हमें समय चाहिए, समय के अनुसार उसको गिरफ्तार करें। ये भाजपा के लोग मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में है। इनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस अभी बोले तुरंत अपराधी गिरफ्तार है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता कि हमारे माननीय संजय सेठ साहब जी भी सड़क पर उतर के, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की सरकार का सहयोग करना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी होती है कि किसी तरह की घटना कर रही, तो आपको जानकारी देनी चाहिए। आप सरकार को अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए समय न दे के सड़कों पर उतार दिए कि वो आपके बंद का कि कहीं तोड़ फोड़ की अनहोनी घटना, इसके लिए सड़कों पर पुलिस तैयार खड़ी है। जो अपराधियों को ढूंढने में समय लगता, हो सकता है अपराधी अगर आप बंद कॉल नहीं किए तो जल्द से जल्द गिरफ्तार होती। जनता आक्रोशित है, मैं मानता हूं कि जनता आक्रोशित है। तो आप पुलिस के पास कोई जादुई छड़ी नहीं होती है। पुलिस का काम होता है कि बिना भेदभाव के अपराधियों को गिरफ्तार करे और जितना जल्दी हो उतना गिरफ्तार करे। इसके लिए दबाव बनाने का प्रयास करने। आपने राजनीतिक रूप से शाम को हत्या हुई है, पुलिस ने को गिरफ्तार भी कर लिया, सुबह बंद का कॉल कर, ये राजनीतिबाजी आप नहीं करें। अपराध के खिलाफ हमारा भी है कि आपराधिक घटनाओं में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, उस पर प्रशासन का काम है रोक लगाना। आपराधिक घटनाओं को रोक लगाने की जिम्मेदारी बनती है। हम आपसे ज्यादा सचेत हैं, लेकिन एक पुलिस को काम करने का तरीका भी देना चाहिए। आप राजनीतिक रूप से सदन में बात उठाए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, बंद कॉल करते, लेकिन एक समय सीमा देते, पुलिस को काम करने की छूट थोड़ा सा देते। अगर लगता कि पुलिस लिपापोती करी तब आपका कार्रवाई होता तो अच्छा लगता। लेकिन डीजीपी भी बोले हैं कि इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी पकड़े भी गए, लेकिन जो बंद समर्थक है उनका कहना है कि इसके पीछे जो चेहरा छिपा है, पुलिस उसके पर्दाफाश करे।
देखिए, आपने कहा, बहुत डीजीपी ने कहा, ये लोग भी वही मांग कर रहे हैं कि पुलिस के इसके पीछे जो चेहरा पर्दाफाश करे। अगर आप जानते हैं पर्दाफाश के लिए कि ये इस व्यक्ति ये उसके पर्दे के पीछे, तो आप उनका नाम बताइए पुलिस को, उस एंगल से जांच होगी। सवाल अगर आपको लगता है पुलिस पर विश्वास है तो आप ये कीजिए ना कि पर्दाफाश की बात मैं कह रहा हूं कि आप उनको समय तो दीजिए, एक दिन का समय तो दीजिए कि एक दिन आप पर्दाफाश कीजिए। आपको किस एंगल से जांच करने, पुलिस को आप लिख के दीजिए। आप राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष में है, आपकी भूमिका है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो शहर के। हम भी चाहते हैं कि शहर का लॉ एंड व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे, यहाँ अपराध मुक्त हो राज्य शहर। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि उनको एक समय देना की जरूरत है, क्या पर्दाफाश की क्या साजिश है। तो वो एक जांच की प्रक्रिया है, और जांच की प्रक्रिया के बाद जो है वो आएंगे, सामने आएगा चेहरा जो भी आएगा। तो उसके हम कहते हैं कि आप विरोध कीजिए, सब कीजिए, लेकिन से एक पुलिस को एक नियमित समय दीजिए। आपने बताइए आज तक कितनी घटनाएं घटी रांची में। क्या नरेंद्र मोदी जी ने किसानों पर खुलेआम ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था अजय मिश्रा टेनी के द्वारा, वो तो खुलेआम दिख रहा था, किसने किसानों पर, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई थी? सवाल उठाने से पहले गिरेबान में झांकिए। अच्छा, कारण ये भी हो सकता है कि आप सदन की कार्रवाई चल रही है, आपने देखा किस तरह से इफ्तार पर राजनीति हुई, किस तरह से ईद को बाजार को लेकर के स्थानीय विधायक राजनीति करते हुए नजर है। क्या लग रहा इस बार कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति देखी जा रही है, बीजेपी के लोगों से पच नहीं रहा। सरकार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, अधिकारी तमाम मोर्चे पर मजबूत नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग बिना भयमुक्त आकर के बाजारों का लुत्फ उठा रहे। उसके बाद बीजेपी इसलिए पॉलिटिक्स कर रही है ताकि एक पक्षीय जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसे देखते हुए, चाहे हजारीबाग में पत्थरबाजी हुई उसकी घटना को लेकर कहीं दूसरा रूप दोहन तो नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के पास राजनीतिक एजेंडा नहीं है। वो राजनीतिक एजेंडा होता है महंगाई के खिलाफ, वो नहीं बोलते हैं, वो विकास के नाम पर कुछ नहीं बोलते हैं। उनके पास एकमात्र मुद्दा बचा हुआ कि कैसे हम, जब त्योहार का सीजन आता, हम दो यहाँ के जो बिरादराना संगठन है या जो यहाँ का आपसी भाईचारा को कैसे डिस्टर्ब करें, ये उनका एजेंडा है। मैं चाहे ईद का मामला हो, अभी तो मैं कहा ईद का बाजार भी लगा हुआ, सरहुल का बाजार भी है, उसके बाद कुछ दिन बाद रामनवमी भी आएगी। ये रांची अमन पसंद का शहर का लोगों का राज्य है। आपने देखा कई ऐसी चीज होते हैं, यहाँ पर कई बार ऐसी चीजें हुई हैं कि एक साथ 3-3 त्योहार एक दिन गैप कर करके मनाया जाता है। लोगों ने होली भी मनाया, सुचारू रूप से मनाया। ये यूपी नहीं है। यहाँ के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अपनी अभिव्यक्ति की आजादी रखने के हर लोगों को स्वतंत्रता दी गई है। आप अपने हिसाब से पूजा अर्चना कीजिए, जिस इबादत को आप करते हो उस चीज को कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि आपको हर चीज से अगर तकलीफ होती है तो आप जब सरकार में थे तो आपने क्यों नहीं बंद करने का काम किया था कि कहीं नहीं लगेगा? सवाल एक तरफा नहीं होता है ना। भारत एक सवाल ये भी है कि अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री वहां पे नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं और वहां का खजूर खाते हैं तो खजूर पाक है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में इफ्तार पार्टी देते हैं और यहाँ का खजूर स्थानीय विधायक को लगता है कि नापाक है। मुझे लगता है स्थानीय विधायक जी को समझना चाहिए कि इफ्तार पार्टी, और आप भी क्या हेमंत सोरेन जी पंडालों का उद्घाटन करने नहीं जाते हैं? देवघर का सावन मास का उद्घाटन करने नहीं जाते हैं? तो ये कहाँ सवाल है? या वैमनस्य का कहाँ सवाल है? यहाँ के लोग आपस में सामंजस्य है। मैं कहा कि अगर आपको लगता है, आप अभी रामनवमी का जुलूस का इन्विटेशन क्या उन्होंने दुत्कारने का काम किया? नहीं। आपको धार्मिक और हर चीज की स्वतंत्रता है। यहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो भारत की खूबसूरती, झारखंड का जो कल्चर है, अब भारत का जो कल्चर है वो मिक्स कल्चर है, तो सभी कल्चर लोगों को समान अधिकार के द्वारा दिया जाए और उन अधिकारों का आप अपना त्योहार मनाइए, वो अपना त्योहार में उग्रता नहीं है। तो मैं एक बात कहता हूँ, अगर इफ्तार पार्टी में आप उनको बुलाते हैं या देते हैं और अगर आप उनको रामनवमी का जुलूस में भी स्वागत करने के लिए बुलाते हैं, तो हेमंत सोरेन कहाँ आपको पक्षपात कर रहे कि रामनवमी में नहीं आते, दुर्गा पूजा में नहीं आते? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं।
भैया तुष्टीकरण, उनको ये लगता है कि यहाँ के लोग आपस में इतना अच्छी बॉन्डिंग है, यहाँ का गंगा जमनी सरस्वती का इतना अच्छा मिलान है, उसको तोड़ने का छोटा छोटा बहाना ढूंढते रहते हैं। ये उनका एजेंडे में शामिल है कि छोटे छोटे बहानों से वो लोगों को ये कोशिश करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमेशा हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई का विवाद जो है, हिंदुस्तान की जनता विकास की ओर नहीं सोचे, महंगाई की ओर नहीं सोचे, रोजगार की ओर नहीं सोचे, वो केवल हिंदू और मुस्लिम के विवादों में उलझे रहे, खान पियन में उलझे रहे। यही उनका विकास का एजेंडा है और लोगों को बेवकूफ बनाते। तुष्टीकरण की तो बात वो करते हैं। इस देश में 80 करोड़ अगर हिंदू हैं, 20 करोड़ की आबादी पर डोमिनेट आप करते हैं, बोलते हैं जिस तरह कर रहे, तो क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं का जितना प्रभाव है या जितने लोगों का राजनीति है, सभी लोग मिलजुल के मनाते, कहाँ ऐसी कोई बात आती है? आप तुगलकी फरमान जारी नहीं करें। अगर आपको दिक्कत होता, हम छठ के समय में भी एकजुटता से हर जगह मार्केट लगता है, तो कहीं रोक नहीं। जब जनता को परेशानी नहीं होती है, आम जनता को जहां सहज सुलभता बाजार उपलब्ध होता है वहां जाता है। अगर कई चीजों पर आप बात करेंगे तो हो सकता है कि उनकी नजर में वो लगता है, चूंकि उनको लगता है कि उनको इस देश का, आपको दोयम दर्जे का नागरिक कई लोगों को समझने का वो काम करते हैं। तो इस तरह का तुष्टीकरण नहीं चले। अभी मैंने एक आज अखबार में कि पीटीआई ढाका का एक पीटीआई अखबार के माध्यम से पढ़ा कि माननीय मोदी जी जब वहां की 75वीं वर्षगांठ में या उनका कौन आंदोलन में गए थे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में मैं जेल गया हूं। तो सवाल क्या प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं? इस देश की बाहर जाते हैं तो मैं बुद्ध के देश से आया हूं, युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, और देश में आते हैं तो शांति फैलाने की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति है। एक अंतिम सवाल ये होगा अजय जी कि जिस तरह से राजधानी रांची के जो वासी हैं, हमेशा गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल पूरे देश में मैसेज देने का काम किया है, लेकिन चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, एक दूसरे के त्योहार में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ आंसू के कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आए कि झारखंड में यूपी मॉडल सरकार चाहिए। क्या मतलब है इसका? देखिए, मुझे मॉडल तो समझ में नहीं आया। हमको विकास मॉडल सरकार चाहिए जो इस राज्य की जनता का विकास कर सके। सबसे ज्यादा आजसू और बीजेपी ने यहाँ सत्ता का सुख भोगा है। बताइए ना, यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के नौजवान पलायन करने के लिए बेबस है। यहाँ का जो 40% हमारा मिनरल्स ओर्स पर जो हमारा अधिकार है, उसका हमको सब्सिडी का पैसा, जो हम बोलते हैं उसको, हमको जो टैक्स मिलना चाहिए, सब्सिडी का जो पैसा मिला, रॉयल्टी जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, रॉयल्टी जो 40% राज्य की खदानों की रॉयल्टी हमको मिला, वो नहीं मिलती है। तो ये किस तरह का मॉडल बात करते हैं? हमें चाहिए ऐसा विकास जहां राम राज की, जब वो बात कर, मैं ऐसा चाहता हूं कि एक ही घाट पर बकरी और शेर अगर पानी पीता है उसको रामराज की बात करते, ना कि शेर दहाड़ दे और बकरी भाग जाए उसको रामराज नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा हमें राज्य चाहिए जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मानवता जीवन रहे, भाईचारा जिंदा रहे, वो ऐसा हम राज्य की बात करते हैं। इनको इस बात की तकलीफ होती है कि जब इस देश का, इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़े एकजुट होकर जो सरकार बनाई है, वो सरकार जो है जनता के प्रति जिम्मेवार है, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेवार है, ना किसी आइडियोलॉजी के प्रति जिम्मेवार है। वो जनता के हित को ध्यान में रख के जब काम कर रही है तो उनको लगता है कि अगर ये इस तरह से काम करते रहेगा तो फूट डालने के लिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा उठाते हैं। आपने देखा होगा चुनाव के दरमियान में योगी जी भी आए, हेमंत बिस्वा जी आए, कोई बांग्लादेशी मुद्दा, घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहा था, कोई आके कई चीजों को मुद्दा उठा रहा था, लेकिन जनता की, झारखंड की जनता ने बताया कि ये भाजपा वालों, तुम्हारे यहाँ दूसरे राज्य के जब मुख्यमंत्री आके घुसपैठ करते हैं तो तुम्हारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष होता है, बीजेपी का अध्यक्ष की बोलती बंद थी, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। हेमंत बिस्वा यहाँ का किस्मत नहीं जल सकता है।
हेमंत बिस्वा यहाँ के लोगों की दुख दर्द को नहीं समझ सकता है, तो आपने घुसपैठ करके यहाँ की झारखंड की जनता को जो दुख पहुंचाया, उसी के कारण हेमंत सोरेन के प्रति जो गोलबंदी हुई और मजबूत सरकार आई है कि भैया आपके यहाँ जब घुसपैठ होता है तो आप अपने घुसपैठ को मेरा नेता आया बोलते हैं, और दूसरे राज्यों से लोगों को आपने घुसपैठ, आप बाबूलाल जी सर्वमान्य नेता हो यहाँ बीजेपी, उनसे क्यों नहीं आपने रखा था घुसपैठ? और कई मुद्दों पर आपका जो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टीकरण नहीं है। आप जनता के प्रति जवाब देने, आप सत्ता और कॉर्पोरेट घरानों की दलाली में लगे हुए, कैसे यहाँ के अदानी को जमीन, यहाँ के कोयला माइंस, मिनरल्स देने के लिए आप लगातार प्रयासरत है। क्या आप मानते हैं कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? मैंने अभी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की जरूरत है, और अभी भी हम राज्य सरकार को कहना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ एक एक व्यक्ति को लगे कि जब मैं सड़क पर हूं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये हम उनको मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन अगर पुलिस तत्परता से कोई काम कर रही है और उस तत्परता को आप भंग करने, आपको वो भी बर्दाश्त अगर नहीं होता है, तो राजनीति करके अगर बंदी आप कॉल करते हैं तो पहले ये सोचना है, समय देना चाहिए था कि एक अपराधी अगर गिरफ्तार हो गया तो दूसरा अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए हमें समय देना चाहिए पुलिस को। अगर आपने बंदी कॉल कर, इसी बंदी में अगर वो अपराधी यहाँ से फरार हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? विपक्ष के तमाम नेता सदन के भीतर आवाज उठा रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में अगुआ सरकार है, लगातार राज्य की अगुआ सरकार झारखंड के विकास के लिए सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों तरफ नीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों देखा जा रहा है कि जिस तरह से राजधानी रांची के सड़कों पर भाजपा और विपक्ष के तमाम लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिल टैगर के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसका विरोध करते हुए, समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य के आला अधिकारी लगातार उन पर नजर रखे हुए है, जांच के जो दिशा है वो आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका पुलिस पर्दाफाश करेगी और अपराधियों को कानून के कटघरे में भेजने का काम करेगी। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोलाचल संवाद, रांची।